आज की तारीख है 2 अगस्त 20 मैथ्स फर्स्ट लेक्चर नंबर 13। ये खास याद रखें, लेक्चर नंबर 13 पार्ट चैप्टर वही आपका मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, दो डेफिनेशन, दो तारीफ है। पहली तारीफ है किसकी लिखी हुई? सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट यानी सिंपल यानी सादा सिंपल जो बयान हो सकता है वो एक जुमले का बयान। एक जुमले का कैसे? एक जुमले का बयान कैसे? ए स्टेटमेंट, अंग्रेजी में देखिए, ए स्टेटमेंट विच इज नॉट ए कॉम्बिनेशन, ये कोई मिक्स नहीं है, एक ही है। विच इज नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा का ये कॉम्बिनेशन नहीं है, लिखा है विच इज नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए सिंपल स्टेटमेंट। यानी ये दो या उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स का मजमुआ यानी कलेक्शन नहीं है, यानी यह सिंगल है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए एग्जांपल में, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये एक जुमला है, इसमें कोई जोड़ने वाली बात नहीं, एक ही जुमला है और वो स्टेटमेंट क्या है? पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, नीचे देखें, अब इसमें जरा दो नाम है, जरा इसको गौर से देखें। सीता एंड गीता ट्विंस। सीता एंड गीता देखने में लगता है दो लड़कियों की बात होगी, ठीक है, दो, लेकिन उन दोनों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है? ट्विंस है। ट्विंस यानी जुड़वा। जुड़वा के लिए जब भी जुड़वा लफ्ज आएगा तो एक लड़का या एक लड़की यानी एक पर्सन के लिए जुड़वा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये एक ही जुमला कहलाएगा। दो लड़कियों का नाम जरूर, लेकिन चूंकि कहा जा रहा है कि सीता और गीता क्या है? जुड़वा है, जुड़वा बहन है, या सीता एंड गीता आर ट्विंस यानी दोनों जुड़वा है। सीता एंड गीता से मतलब दो लड़कियां हैं जरूर, लेकिन क्या है? वो जुड़वा। तो ये कोई दो जुमला नहीं है, एक ही जुमला पकड़ा। ठीक है, अब नीचे लिखा है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी एक कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ कहता है कॉम्बिनेशन नहीं है, और यहाँ क्या कहेगा? कॉम्बिनेशन है, यानी मजमुआ है। कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे आप गौर करें, राम इज इंटेलिजेंट। राम क्या है? होशियार है, राम इंटेलिजेंट। बट यहाँ के बाद एक दूसरी बात करें, ही इज शॉर्ट, कि वो छोटे पद का है। ठीक है, तो दो बात है, दो जुमला हो रहा है। एक तो ये कि राम क्या है? होशियार है, इंटेलिजेंट है, और वो क्या है? फिर छोटे पद का। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरी मिसाल देखें, 3 इज ए प्राइम नंबर। 3 इज ए प्राइम नंबर। 3 इज ए प्राइम नंबर यानी ये मुफर्रद अदद है। एंड और आगे बात करें दूसरे जुमले की, क्या कह रहा है कि 4 इज एन इवन नंबर। 4 क्या है? जुफ्त अदद है। तो ये दो अलग अलग है। पहला कौन हुआ? पहला ये हो गया 3 इज प्राइम नंबर, ये पहला एक नंबर का जुमला हो गया, और इस एक नंबर का स्टेटमेंट, और ये दो नंबर का स्टेटमेंट हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है ये किसका? दो बातों का, पहला और दूसरे का, और जिसको जोड़ने वाले कौन है यहाँ पर? एंड है, इससे हम इसको दोनों को जोड़ रहे हैं। यहाँ किससे जोड़ रहे हैं? बट से जोड़ रहे हैं दोनों को। तो ये जो दोनों जोड़ने वाले हैं ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाएगा? ये कनेक्टिव्स कहलाएंगे। ये दोनों ये दोनों क्या कहलाएंगे इधर वाले? सिंपल स्टेटमेंट। ये भी क्या कहलाएगा? सिंपल स्टेटमेंट। और इन दोनों को जोड़ दिया किससे? बट से। तो ये पूरा जुमला क्या बन जाएगा? पूरा जो दोनों का मिक्सचर है वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। और ये भी देखिए, ये पहला भी सिंपल, दूसरा भी सिंपल, लेकिन दोनों को मिला दिया किससे? एंड के जरिए। तो क्या बन गया? ये कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको लिख लीजिए। अब जरा याद मैंने क्या लिखा? द सिंपल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का लाएगा या कंपोनेंट्स का लाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स। जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखा था, पहले एग्जांपल दिया था, आप देखेंगे पिछले वाले, अभी आप पीछे जब बोर्ड साफ करने से पहले तो उसमें लिखा था राम इज इंटेलिजेंट। राम इज इंटेलिजेंट एंड या बट जो भी था उसमें लिखा था ही इज शॉर्ट। राम इज इंटेलिजेंट बट ही इज शॉर्ट। ठीक है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो उसमें राम इज इंटेलिजेंट और ही इज शॉर्ट, और दूसरा जो था पहला था राम इज, क्या लिखा था? राम इज इंटेलिजेंट, और दूसरा क्या था उसी के अंदर? ही इज शॉर्ट।
तो ये दोनों जो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट है वो कंपाउंड स्टेटमेंट के क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स, जिसको उर्दू में अराकीन बोलते हैं, यानी रुकन है या अनासिर भी कह सकते हैं, ठीक है, रुकन है या कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स कहलाएंगे, वो दोनों अलग अलग, ठीक है। दूसरा, तो अब आगे बात समझ में कि किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होगा, एक से ज्यादा कंपाउंड, दो या उससे ज्यादा आपको सिंपल स्टेटमेंट दिखेंगे, तो वो जो सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे वो बड़े कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स का। अब जरा यहाँ देखें लॉजिकल कनेक्टिव्स। कनेक्टिव माने समझते होंगे आप, जोड़ने वाला, कनेक्टिव मीन्स जोड़ने वाला, मिलाने वाला, कंबाइन करने वाला। तो ऐसे अल्फाज, द वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस, फ्रेजेस आप समझते हैं, कहावत जिसे कहते हैं, विच कनेक्ट, यानी वो क्या करे, जोड़ दे, किसको जोड़े, दो या उससे ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को, टू फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या करने के लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए, यानी कुछ ऐसे अल्फाज जो, या कुछ ऐसे अल्फाज जो दो या उससे ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को मिलाने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो वैसे अल्फाज क्या कहलाएंगे, कनेक्टिव्स। क्या कहलाएंगे, कनेक्टिव्स या लॉजिकल कनेक्टिव्स। कनेक्टिव भी कह सकते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब दो बातें यहाँ पे समझने की है कि कंपाउंड स्टेटमेंट में दो से ज्यादा होंगे, दो या उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगे, सिंपल स्टेटमेंट। वो सिंपल स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स। क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स कहलाएंगे, किसके, कंपोनेंट्स कहलाएंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। और जिनके जरिए जोड़ा जा रहा है, जैसे मैंने उससे पहले वाले में दिखाया था आपको, एंड और बट को राउंड करके, एंड और बट को राउंड करके देखा था आपने, तो वो एंड और बट क्या कहलाएंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स या कनेक्टिव्स। तो अब यहाँ पर इस हिस्से में देखें कि लिस्ट ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, जरा गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। कैसा होगा लिस्ट ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो उसमें देखेंगे कि पहले अंग्रेजी का दो अल्फाज, एंड या बट, दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को हम किसके जरिए जोड़े, एंड के जरिए या बट के जरिए, तो ये अंग्रेजी में दिखेगा। लेकिन वो लॉजिकल नाम क्या उसका, एंड या बट का लॉजिकल नाम क्या बनेगा, बोलते हैं ये कंजंक्शन। एंड और बट का लॉजिकल नाम क्या होगा, कंजंक्शन। और उसकी अलामत देखिए, उर्दू के आर्ट जैसा, ऐसा, जैसे समझिए उल्टा भी। कंजंक्शन किसके लिए होगा, एंड या बट के लिए। एंड या बट अंग्रेजी में रहेगा, उसको लॉजिकल नाम क्या पुकारेंगे आप, कंजंक्शन। और उसकी अलामत क्या होगी, इस तरह से उल्टे आर्ट जैसा, ये उर्दू का आर्ट जैसा या अंग्रेजी का उल्टा वी जैसा, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया, फर्ज कर लीजिए कि दो सिंपल स्टेटमेंट है, कौन कौन, पी और क्यू। मैंने जैसे लिखा था राम इज इंटेलिजेंट एंड ही इज शॉर्ट, तो पहला जो था राम इज इंटेलिजेंट, उसको हमने अलामत क्या दे दिया, पी। ही इज शॉर्ट, उसको अलामत क्या दे दिया, क्यू। तो दो सिंपल स्टेटमेंट हो गए, उनको जोड़ने के लिए हमने इस्तेमाल किया अगर एंड या बट, तो वो कैसा दिखेगा, पी। और इसको क्या पढ़ेंगे, एंड बट नहीं पढ़ेंगे, देखिए जरा फिंगर को मेरे, पी कंजंक्शन क्यू, इसका नाम क्या है, कंजंक्शन। लॉजिक में बात करें, पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू, एंड और बट। दूसरा जो है वो है और, क्या है दूसरा, और, यानी अंग्रेजी के दो सिंपल स्टेटमेंट, अंग्रेजी में दो सिंपल स्टेटमेंट जोड़े जाए, मिलाए जाए, मिलाकर लिखे जाए, किसके जरिए, बीच में और, किसके जरिए, अंग्रेजी का और, अंग्रेजी का और से। तो इस और को अंग्रेजी में तो ठीक है और पढ़ेंगे, लेकिन इसका लॉजिकल नाम क्या होगा, लॉजिकल नाम डिसजंक्शन। लॉजिकल नाम क्या है, डिसजंक्शन। लॉजिकल नाम क्या है, डिसजंक्शन। किसका, और का, किसका, और के लिए। और इसका जो सिंबल है, इसकी जो अलामत है वो क्या है, सीधा भी। कैसा, सीधा भी, ठीक है। ये किसके लिए, डिसजंक्शन। अब मान लीजिए मैंने दो स्टेटमेंट लिया, पी और क्यू, उनको दोनों को मिलाया अगर हम किसके जरिए, अंग्रेजी में और के जरिए, तो क्या लिखेंगे, पी डिसजंक्शन क्यू। क्या लिखेंगे, पी डिसजंक्शन। अब तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा आपको मेहनत करनी है, उसको याद करना है। तीसरे में जरा गौर करें आप, यहाँ देखते जाए, यहाँ पर जो खाली जगह है वो पहले स्टेटमेंट के लिए, किसके लिए, पहले स्टेटमेंट। ये खाली जगह किसके लिए, दूसरे स्टेटमेंट के लिए। यानी जितनी जगह आपको खाली दिख रही है वो किसके लिए, पी। और पहली जगह किसके लिए, पी के लिए।
यानी दो स्टेटमेंट ले रहे हैं ना, दो सिंपल स्टेटमेंट। तो पहले सिंपल स्टेटमेंट का नाम क्या दे रहे हैं हम? P। अब दूसरे सिंपल स्टेटमेंट का नाम क्या दे रहे हैं? Q। तो यहाँ पर इफ से शुरू होगा, ध्यान दीजिए, इफ से शुरू हो, किससे शुरू हो? इफ से। बीच में पहला स्टेटमेंट आ जाए, पहला स्टेटमेंट अंग्रेजी में जो भी लिखा हो, उसके बाद क्या आ जाए? देन। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कौन सा? Q आ जाए। इफ पहला स्टेटमेंट P, देन दूसरा स्टेटमेंट Q। ठीक। फिर कभी ऐसा भी हो सकता कि इफ से शुरू जरूर होगा लेकिन देन नजर नहीं आएगा। इफ से शुरू जरूर होगा लेकिन देन नजर नहीं आएगा। इफ के बाद पहला स्टेटमेंट P, इफ के बाद पहला स्टेटमेंट P, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉमा, कॉमा और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट Q। इफ P, Q। ठीक। तीसरा, इफ से शुरू नहीं हो लेकिन दरमियान में बीच में क्या नजर आ जाए? देन। जैसे यहां देन दिखता था वैसा, लेकिन इफ नहीं है तो भी यह पहला इफ से शुरू नहीं है लेकिन P से शुरू हुआ और उसके बाद देन और उसका दूसरा स्टेटमेंट Q। ये तो हो गए इफ और देन की तीन अलग अलग शक्ल। इफ और देन की तीन अलग शक्ल। पहली शक्ल इफ भी है और देन भी है। पहले शुरू इफ से, दरमियान में देन। ठीक। फिर इफ से शुरू, उसके बाद पहला, लेकिन देन की जगह कॉमा और Q, यानी यहाँ देन गायब हो गया। यहाँ तीसरे में इफ है, नहीं है, इफ नहीं है, देन है। इफ से शुरू नहीं होगा, P से शुरू, पहला स्टेटमेंट आएगा, देन उसके बाद Q। अब जरा इसको गौर करें। P यानी पहला स्टेटमेंट लिखा, पहला स्टेटमेंट, उसके बाद क्या लिखा? इंप्लाइज, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट Q। ठीक। फिर पहला स्टेटमेंट P, ओनली इफ, देखिए ध्यान दीजिए, ओनली इफ, ओनली इफ, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट Q। P पहला स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर, इज P के बाद इज सफिशिएंट फॉर, ध्यान दीजिए, जैसे P implies only if is sufficient for Q। पहला स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर Q। ये तीनों में P पहले नजर आ रहा है। ठीक है, तीनों में P पहले नजर आ रहा है। ठीक। तो यहां तक अगर आप गौर करें, यहां तक तो सब में पहले शुरुआत किससे हो रही है? P से शुरू हो रहा है। सब में पहला कौन दिख रहा है? P। दूसरा कौन दिख रहा है? Q। तो इस तरह का जो भी है उसके लिए क्या नाम है? उसका लॉजिकल नाम क्या है? कंडीशनल। क्या नाम है? कंडीशनल। क्या नाम है? कंडीशनल। या कभी लोग इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल या इम्प्लीकेशन, कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। और इसकी अलामत क्या होगी? एक ही जानिब एरो, एक लाइन में एक ही जानिब एरो, आगे की जानिब। या कभी कभी लोग दो लाइन इस्तेमाल करते हैं लेकिन एरो की अलामत एक ही जानिब, आगे की तरफ है। ठीक है, एक ही लाइन हो या डबल लाइन हो लेकिन अलामत तीर की, एरो की अलामत एक ही जानिब, वो भी आगे की जानिब। ठीक है, तो ये सब में आप देख रहे हैं कि इफ, देखिए इसको समझिए अच्छे से। P, if P then Q, if P comma Q, P then Q, P implies Q, P only if Q, P is sufficient for Q। ये सब में P पहले बाद में Q है। तो हम किसको कैसे बताएंगे? अलामत से P एरो Q, P एरो Q। ठीक है, लेकिन यहां जरा मामला अलग है। यहां तक तो ठीक हो गया। अब जरा इसके बाद से देखिए, यहां पर इसमें भी कितने हैं? 4 आ रहे। ये चारों में Q शुरू हो रहा है पहले। Q शुरू हो रहा है पहले। कैसे? जरा गौर कीजिए। Q whenever P, Q whenever P, Q पहले है, P बाद में। Q is necessary for P, Q is necessary for P, Q is necessary for P। देखिए यहां भी सफिशिएंट था लेकिन कैसा लिखा था? P is sufficient for Q। और यहां क्या लिखा? सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q is P। दोनों सफिशिएंट लफ्ज है लेकिन दोनों में लिखने का अंदाज अलग है। यहां लिखा है P is sufficient for Q और यहां लिखा है सफिशिएंट से स्टार्ट हो रहा है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q is P। और इस लास्ट वाला Q follows from। तो बच्चों के दिमाग में आएगा कि चूंकि ये Q से शुरू हुआ, बाद में P आया, तो इसकी अलामत कैसी होनी चाहिए? पहले Q और एरो P। कैसी होनी चाहिए? Q एरो P। लेकिन नहीं साहब, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये Q से भले ही शुरू हो लेकिन क्या लिखा है? Q whenever P। ये भले ही Q से शुरू है लेकिन क्या लिखा है? इज नेसेसरी फॉर P। ये भले ही Q से शुरू है, क्यों? यहाँ लिखा है सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P। ये Q से भले ही शुरू है, Q फॉलोज फ्रॉम P, लेकिन इसमें भी क्या होगा? P एरो Q। पहले किसके लिए होगा? P बाद में Q। ये एक
क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का सीईटी के अंदर। यानी इसमें थोड़े गड़बड़ी है, बच्चे कंफ्यूज होते, इसको याद करना है आपको, पूरी अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद रखेंगे ये सब अभी किसके लिए चल रहा है, पी एरो क्यू के लिए। ये भी किसको बताएगा, पी एरो क्यू को ही बताएगा, इसको लिखना नहीं है, इसलिए मैं सिरे से इसको गायब ही कर देता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये सब टोटल तीसरा वाला जितना है लिखा, ये सब की अलामत क्या होगी, पी एरो क्यू, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अभी 2 कंडीशन और लिखना है, वो हम बाद में और देता हूं, इसी तरह से लिखेगा लिस्ट, ठीक है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लेना। अब देखिए ये साथ आपके पास फ्रेम बना हुआ, उसमें चौथे नंबर में देखिए क्या लिखा मैंने, एक ऐसा जिसमें शुरू किससे हो, P और इफ एंड ओनली इफ Q, P इफ एंड ओनली इफ Q। देखिए इफ एंड ओनली इफ के लिए एक छोटा सा वर्ड लिख सकते हैं, IFF। जैसे आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, I.E किसके लिए लिखता हूं, दैट इज के लिए। E.G किसके लिए लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं I.E, जुबान से क्या पढ़ते हैं उसका हम, दैट इज। लिखते हैं E.G, पढ़ते क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां भी लिखेंगे IFF। अब पढ़ेंगे क्या, इफ एंड ओनली इफ, लिखेंगे IFF, पढ़ेंगे क्या, इफ एंड ओनली, यानी ये इसकी अलामत हो गई। तो P इफ एंड ओनली इफ Q, या ऐसा लिखा हो P implies Q एंड Q implies P। देखिए यहाँ पे P implies and implied by Q, इसमें एक ही जगह P is necessary and sufficient for Q, या Q is necessary and sufficient for P, ऐसा लिखा हो। यानी P Q फिर P फिर यहाँ Q is necessary या P is equal to, इस तरह का अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ आया तो इसको हम लॉजिकल नेम में क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल। इससे पहले वाले क्या बताया था, कंडीशनल, इसका नाम क्या है, बाई कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन। वहां वाले का पहले वाले एक जानिब एरो वाले का नाम क्या था, कंडीशनल या इंप्लीकेशन। यहाँ क्या हो गया, बाई कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन। इसका अलामत क्या होगी, एक लाइन हो चाहे डबल लाइन, एक लाइन हो या डबल लाइन, एरो दोनों जानिब हो। जैसे इंप्लीकेशन यानी कंडीशनल में क्या था, एक लाइन और डबल लाइन, लेकिन एरो यानी तीर की अलामत किधर बनाते थे हम, आगे की जानिब। बाई कंडीशनल डबल इंप्लीकेशन में एक ही एरो होगा लेकिन दोनों जानिब, एक ही लाइन हो या 2 लाइन, लेकिन तीर की अलामत किधर होंगी, दोनों जानिब, आगे भी पीछे। अब जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिया मैंने P और Q, इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं और डबल लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, इन सब की तरतीब क्या होगी, इस तरह। उसके बाद आता है आखिरी में नॉट। ये बहुत छोटा और कमजोर यानी वीक यानी कमजोर कनेक्टिव है। नॉट जैसे किसी काम का होना या उस काम का न होना, जैसे ही इज ए गुड बॉय और दूसरा क्या होगा, ही इज नॉट ए गुड बॉय। यानी ये नॉट जो है जनरली हम सिंगल पे लगाते हैं, सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट इसको अंग्रेजी में नॉट है, लेकिन उसका लॉजिकल नाम क्या है, निगेशन। क्या है, निगेशन। अंग्रेजी में नॉट लेकिन लॉजिकल नाम निगेशन। और इसकी अलामत देखिए, जैसे ऐसा लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, हल्ली बदबर आ जैसे या ऐसा कर जैसे, जैसे लिख दिए सब धक जाती है बात, कैसा ये कर वो चलता। और ये चूंकि मैंने कहा एक ही जुमले पर लगता है, इसलिए एक जुमला कौन सा लिया, P, तो निगेशन ऑफ P। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे P बाई कंडीशनल Q। इसको भी क्या पढ़ोगे, P बाई कंडीशनल Q। देखिए और इसको क्या पढ़ोगे, निगेशन ऑफ P निगेशन नहीं, पहले कौन क्या पढ़ा जाएगा इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, निगेशन, पहले निगेशन बाद में P। यहाँ पहले P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल, ठीक है। इस तरह से पढ़ा जाता है, इसको भी आप लिस्ट में शामिल कर लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस सब को लिस्ट को याद करना है बगैर याद किए। इसका अंग्रेजी, इसके लॉजिकल नाम, उसकी अलामत यानी सिंबल, अगर ये तीनों याद होगा तो आगे आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, आने की यही तकलीफ में आ जाएगा।
ठीक है, इसलिए 5 के 5 में सिर्फ समझिए तीसरा और चौथा आपको डिफिकल्ट है, तीसरा और चौथा थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको याद करना, पहला दूसरा आसान है, पांचवा में तो कुछ काम ही नहीं है, नॉट है, बस एक ही बात है। इस तरह इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका जल्दी से।